नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। बहुत सी दुख की बात यह है कि संडे को 10 बजे ये वीडियो आने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जो है 10 बजे अपलोड नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत खेद है हमें। कारण का सुबह से नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अपलोड ही नहीं हो पाया। खैर, मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन उत्तर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। और जैसा कि ऑप्शन ई जानते हैं, ऑप्शन में से कोई नहीं या ऑप्शन में से एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे सभी के लिए वायु मार्ग। क्योंकि 7 निश्चय योजनाओं में सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी और युवा शक्ति, बिहार की प्रगति के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन सभी के लिए वायु मार्ग का चर्चा नहीं किया गया है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ एवं गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि, ये 7 निश्चय भाग 2 योजनाओं का उद्देश्यों में से शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम होगा। इसमें आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NSSO के 68वें दौड़ के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस पर विचार करते हैं कि शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। यह बिल्कुल सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे ये जीवन यापन करती है, ये गलत है। भारत की 33.35% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए और डी, यानी कि ऑप्शन ए और डी होने के कारण एक से ज़्यादा आंसर सही हो गए, इसलिए इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। आइए बात करते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस ने शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह यानी कि करीब 33 रुपये रोज़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह यानी रोज़ाना करीबन 27 रुपये खर्च करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। NSSO के 68वें राउंड के सर्वे के आधार पर योजनाओं के आयोग ने शहरों में 13.7 और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो सूक्ष्म उद्योग मतलब MSME। तो इसका सिस्टम ये होता है जिसका वार्षिक टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से अधिक ना हो, वह ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी नहीं होगा, क्योंकि इसका सिस्टम है कि MSME का जो टर्नओवर होना चाहिए वह 5 करोड़ से कम होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे, संयंत्र मशीनरी उपकरणों में कम से कम 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं किया गया हो। अगला क्वेश्चन के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन है कुओं का निर्माण, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण। तो इन तमाम 3 ऑप्शनों के बारे में तो चर्चा किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, लेकिन कुओं का निर्माण के बारे में इसमें बात नहीं की गई है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसके बारे में बात करें कि प्रमुख उद्देश्यों में से क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण करना होता है। सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फॉर्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों में सटीक होने के तरीकों को अपनाना ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में बात करें कि बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों में के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी, जिसके कारण यह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था।
तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, ए बी अलेक्जेंडर था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टेफ फोर्टिस भी था। इसमें इस तरह इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी, जिसमें ये 3 लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1924 में, 1929 में, 1931 में, 1920 में। तो इसके ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी 1929 में ईस्वी में लाहौर में। अगला क्वेश्चन तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? तो इसके बारे में ऑप्शन है शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप, स्वराज द्वीप। तो आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार 2 द्वीपों को अलग अलग नाम दिए थे, जिसमें अंडमान को उन्होंने शहीद द्वीप का दर्जा दिया था और निकोबार द्वीप को उन्होंने स्वराज द्वीप के नाम से बताया था। तो इस तरह इसके आंसर डी हो जाएंगे। इसके बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया, तो उन्होंने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा था। फरवरी 1922 ईस्वी में मुस्लिम चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौड़ा किस राज्य में हुआ था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? स्क्रीन पर आपको धुंधला सा ये क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा सा, इसकी स्क्रीनिंग सही से नहीं हो पाया था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ऑप्शन है इसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। इसके आंसर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद अली जाहिर और जगजीवन राम। इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी, जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? ऑप्शन है होली, दशहरा, दीपावली, वैसाखी। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके दीपावली, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बारे में बात करें, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं के साथ जेपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको झारखंड के हजारीबाग जेल में भेजा गया था। इस दौरान जेपी और उनके अन्य साथियों ने जेल से भागने का प्लान बनाया था और भागने के लिए उन्होंने दिवाली का दिन ही चुना था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? तो अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में, सितंबर 1946 में। तो आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके स्वास्थ्य जो है गड़बड़ाने के कारण जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुन लिया गया था। तो इस तरह इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां, M.A. जिन्ना। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अब्दुल गफ्फार खां। और आगे बढ़ते, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, ग्वालियर, झांसी, लखनऊ। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी, ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। आइए इनके बारे में बात करें कि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि ये विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है।
16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जब वहाँ सरकारी रूप में मनाया गया तो राष्ट्रीय नेताओं ने सशक्त शब्दों में इसका विरोध किया था। उसी विरोधी भाषी शब्दों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल का विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह आ गिरा है। सरदार उधम सिंह ने किसे गोली मारी थी? ऑप्शन है कर्जन वाइली, माइकल ओ ड्वायर, सैंड्स और जनरल डायर। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल लेंस, उत्तल दर्पण और नतोदर यानी कि अवतल। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन है पारा, लोहा, प्लेटिनम, निकेल। और अनुचुंबकीय का मतलब होता है जहाँ पे चुंबकत्व का प्रभाव जो है आंशिक रूप से पड़े, और आंशिक रूप से पड़ने के कारण इसका जो है अनुचुंबकीय हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्लेटिनियम। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत फास्ट में चलना होगा। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं यानी पीतल का मिश्रण है? ऑप्शन है लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकेल, लोहा एवं तांबा, जस्ता एवं तांबा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता एवं तांबा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे CaO यानी कि ऑप्शन डी। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन बी है यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी यह एक समान रहता है, और ऑप्शन डी यह लंबे समय तक बढ़ता रहता है। तो इसकी जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन निरंतर जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन है रोडियम, प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लेटिनियम। अगला क्वेश्चन है कि उत्कीर्ण धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। वाक्य दिया हुआ है कि उत्कीर्ण धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है। नंबर 2, यूरेनियम एवं शीशा उत्कीर्ण धातु के उदाहरण हैं। तो इस बारे में बात करें, पहले इसका आंसर हो जाएंगे आपके केवल डी। क्यों केवल डी? मतलब कि केवल एक, यानी कि रसायन विज्ञान में उसकी धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है रजत, स्वर्ण, प्लेटिनियम, रोडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं के उदाहरण हैं। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, एक कथन जो है वो सत्य जा रहा है। यूरेनियम और शीशा का उसके धातु की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन 2 को काटा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये गलत, कथन 2 गलत है। इसका कथन सिर्फ एक सही हो रहा है कि शुद्ध जल में जब नमक डालते हैं तो उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बायोगैस निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सा मीथेन, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, एस्ट्रोशियम। तो इसके ऑप्शन होंगे डी, यानी कि एस्ट्रोशियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? शमोदविद, ग्लाइकोफाइट, लवणामृदोविद और मृदोविद। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी, यानी लवणामृदोविद। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन। तो कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसके बारे में बात करें कि ये सभी सुकाय वनस्पतियां हैं, अर्थात इनके शरीर के ऊतकों में कोई भी भेदकरण नहीं होता है।
दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इनके जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं तथा इनमें अधिक प्रगतिशील पौधों की भांति संवहनी तंत्र भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके ऑप्शन बी हो जाएंगे पर्णहरित। परागण की सुपरिभाषा अगर देना हो तो क्या होगा? ऑप्शन है परागण कण अंकुरण, ऑप्शन बी परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना, और ऑप्शन डी है पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी परागनली का बीजाणुओं तक पहुंचना। आइए बात करें इसके बारे में कि पौधों में पराग कण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागकण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सब पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है वायुमंडल से, प्रकाश से, मृदा से, पर्णहरित से। तो आपको बता दें पौधे जो है अपना पोषक तत्व जो है वह वायुमंडल से भी प्राप्त करते हैं, मृदा से भी प्राप्त करते हैं, पर्णहरित से भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से अधिक आंसर इसके हो रहे हैं। जब एक से अधिक आंसर होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन ई यानी कि ऑप्शन ई होना चाहिए, जो कि गलत लगा है टिक। अगला क्वेश्चन के पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे ये सभी जो है आवृतबीजी कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ट्यूबरकुलोसिस यानी एटीएस, टिटनस यानी बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोकिन, स्कर्वी यानी थायमिन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी में बीसीजी का टीका लगना चाहिए, और टिटनस में एटीएस का टीका लगना चाहिए, और स्कर्वी यानी थायमिन। इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, बाकी गलत मिलान किया गया है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, ऑप्शन है केचुआ, सर्प, मोर, मेढक। इसके ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएंगे आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लाल रक्त कणिक वाहिका जो है वह एक लामा नामक जंतु और ऊंट में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज, अमीनो अम्ल। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे अमीनो अम्ल यानी कि ऑप्शन डी। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने एक्सेल से लेकर के 110 क्वेश्चन को लिया है। पार्ट बाय पार्ट ये 3 पार्ट हो गए वीडियो के, और अगला पार्ट कल आएगा फाइनली रूप से। तो आप लोग अपना स्कोर मिला करके कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखें।